एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आज हम क्लास 6 का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स ना बनाने पड़े और इसी वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख लें। आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वी का आकार, जिसको भूभाग भी कहते हैं और जियोइड भी कहते हैं, ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है। इसमें क्या है, पृथ्वी दोनों ध्रुवों के पास, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों के पास पृथ्वी चपटी हुई एवं मध्य में थोड़ी उभार ली हुई है। जैसे कि हम एक अपना कैनवस की बॉल अगर हम लेते हैं, सपोज ये बॉल हमने ली और इसको दोनों फिंगर से हमने उसको प्रेस किया, तो यहाँ पर जैसे प्रेस किया और यहाँ से प्रेस किया तो इसका शेप कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर दबा हुआ दोनों साइड पे और यहाँ पर बीच में उभरा हुआ, तो हमारी पृथ्वी भी वैसे ही शेप है। इसको बोलते हैं भू आब। क्या बोलते हैं? भू आब। भू आब मतलब पृथ्वी के आकार की आकृति, ठीक। अब हम समझते हैं कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है जिसमें उसका वास्तविक प्रतिरूप देखा जा सकता है, ठीक है। अब ये हमारे सामने जो है ये है ग्लोब, ठीक। अब ग्लोब का ये स्टैंड है, स्टैंड में ये एक पिन है, सुई जिसको बोलेंगे, इस पे ये पृथ्वीनुमा आकृति, भूभाग आकृति इसके चारों तरफ घूम सकती है जैसे पृथ्वी घूमती है, ठीक। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो हम इसको उसी डायरेक्शन में वैसे घुमा सकते हैं। लेकिन जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे हम इसको घुमाकर देख सकते हैं कि पृथ्वी कैसी है, कैसे वो घूमती है और किस तरह से वो झुकी हुई है, उसका वास्तविक कैसे दिखती है वो। लेकिन जब हम एक्चुअल देखते हैं, एक्चुअल हमारी अर्थ में ना तो ये सुई है, ये जो सुई की बात कर रहा है ये कोई सुई नहीं है उसमें, ठीक। और ये इस एक्सिस के थ्रू घूमती है, लेकिन ये एक्सिस जो है एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोगों ने माना है, जिसको अक्ष भी कहते हैं, जिसको धुरी भी कहते हैं और जिसको एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लकड़ी के मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो कुम्हार होते हैं वो लोग इस तरह का एक चाक चलाते हैं, इसके बीच में वो अपना बर्तन रख के मिट्टी का बनाते हैं। तो जब वो उसको घुमाते हैं तो वो एक सेंटर के चारों तरफ ये चाक ऐसे घूमता है, ठीक। इसी तरह हमारा ये ग्लोब भी घूमता है। ग्लोब में क्या है, जैसे कि ये इंडिया दिख रहा है आपको, ये इधर इंडोनेशिया वाला एरिया दिख रहा है। इस तरह से ग्लोब में हमारे देशों को, महाद्वीपों को और महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। ये ग्लोब छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जैसे कि छोटा हमें देखेंगे तो छोटा जैसे कि पॉकेट में हम लोग उसको रख के कैरी कर सकते हैं, या कोई गुब्बारा है, गुब्बारे का ग्लोब आता है, उसमें हम एयर फिल करेंगे तो वो अपने एक्चुअल शेप में आएगा। उसमें जो हमें देखना है उस जगह को देखेंगे और फिर उसमें हवा निकाल कर हम उसको जेब में भर सकते हैं, पॉकेट में अपना कैरी कर सकते हैं। दूसरा है बड़े आकार का, जैसे कि मतलब बड़े आकार में भी बहुत छोटा नहीं, मीडियम साइज, जैसा हमने ऊपर पिक्चर में देखा, उसको हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं कॉलेज में, या साइंस सिटी अगर कभी कोई गया हो घूमने तो वहाँ पर एक बड़े आकार का रखा होता है जिसको हम हाथ से टर्न कर सकते हैं और एक्चुअल लोकेशन देख सकते हैं महाद्वीपों की और महासागरों की, ठीक। अब ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये काल्पनिक रेखा होती है जिसके अक्ष के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह की दो काल्पनिक रेखाएं और भी प्रमुख हैं, जैसे कि एक हम मानते हैं जैसे विषुवत वृत्त, जिसको ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ये क्या करता है, जैसे देखते हैं ये हमारी पृथ्वी है, इसमें यहाँ पर चपटी है, ये इन दोनों एंड में, ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया।
इस पे ये हमारा इक्वेटर है, ठीक। ये चारों तरफ एक लाइन सी बनती है, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं इस फिगर में, ये डॉट डॉट करके जो हमारी लाइन है ये विषुवत वृत्त है, ठीक। इसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं। ग्रेट सर्कल इसलिए बोलते हैं कि ये पूरी पृथ्वी के एक परिधि के बराबर है, इससे बड़ा सर्कल पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब ये ग्रेट सर्कल, इस ग्रेट सर्कल के द्वारा क्या करते हैं, हम पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक। इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। अब आगे चलते हैं। विषुवत वृत्त पर पृथ्वी एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, ठीक, काल्पनिक वृत्त बनाती है। अब इसी तरह की जो लाइनें हैं, जो हमने एक विषुवत बनाई है, इस तरह से लाइन हर हम खींच सकते हैं, ठीक है, एक एक डिग्री के अंतराल में। यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो ये 90 डिग्री का यहाँ पर होगा, जो कि एक रेखा ना होकर एक बिंदु होते हैं, ठीक। और जैसे जैसे हम विषुवत से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये जो ग्रेट सर्कल है इसका साइज़ कम होता जाएगा और ध्रुवों तक पहुँचते पहुँचते एक बिंदु के आकार में परिवर्तित हो जाएगी। तो जैसे हम इसको मानेंगे ये हमारा विषुवत है, विषुवत वृत्त, तो ये दूसरा हमारी अक्षांश है, ये तीसरी हमारी अक्षांश है और ये हमारा ध्रुव है। इस तरह से बहुत सारे अक्षांश प्राप्त होते हैं और अगर हम एक एक डिग्री के अंतराल पे पाएंगे तो हमें एक एक डिग्री के अंतराल पर इनको अक्षांश रेखाओं का नाम देना पड़ेगा। जैसे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब जैसे हमारे विषुवत से उत्तर ध्रुव की तरफ जाएंगे वैसे ही विषुवत से दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगे। तो जब हम उत्तर ध्रुव तक जाएंगे तो उसमें 1 डिग्री उत्तरी लिख देंगे और दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे तो 1 डिग्री दक्षिणी ध्रुव लिख देंगे। अब जैसे यहाँ उत्तरी ध्रुव 20 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 20 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, 40 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 40 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, यहाँ भी होगा नीचे। अब एक चीज़ समझते हैं, विषुवत जो वृत्त है शून्य अक्षांश, शून्य अंश को हम उसको डोनेट करते हैं कि ये शून्य अंश है, वहाँ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अगर हम ये देखें कि ये हमारा एक विषुवत वृत्त है जो पृथ्वी की परिधि के बराबर है, तो इस परिधि का 1/4, ठीक है, 1/4 ही ये होता है। क्या होता है? 1/4 भाग होता है जब हम विषुवत से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो ये 1/4 हिस्सा होता है पृथ्वी की परिधि का, ठीक है। अब आगे समझते हैं, विषुवत वृत्त की उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और दक्षिणी की जितनी है उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया और उसी हिसाब से इनको इंगित किया जाता है कि उत्तरी अक्षांश है या दक्षिण अक्षर से, ठीक। उत्तर डॉट मतलब ऊ डॉट मतलब उत्तरी, दा डॉट मतलब दक्षिणी। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर जगह है और ब्राज़ील में बेले हॉरिजॉन्टे है। ये दोनों एक ही अक्षांश पर हैं 20 डिग्री पर, बट एक उत्तर में है तो एक दक्षिण में है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मैप बनाया हुआ है, इसमें देखें, जैसे ये ब्राज़ील का एरिया पड़ता है, तो यहाँ पर अगर बेले हॉरिजॉन्टे है तो लगभग 200 डिग्री मतलब 20 डिग्री दक्षिणी पर है और यहाँ पर महाराष्ट्र के पास जो चंद्रपुर है ये है 20 डिग्री उत्तरी, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ताप कटिबंध क्या होता है। पहले देख लेते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश और कौन कौन से हैं विषुवत के अलावा। तो एक विषुवत वृत्त है, दूसरा है उत्तरी ध्रुव जो बिंदु होता है, दक्षिणी ध्रुव ये भी एक बिंदु होता है। इसके अतिरिक्त 4 और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, विषुवत वृत्त 60 डिग्री, उत्तरी ध्रुव वृत्त, विषुवत वृत्त के 63, विषुवत वृत्त के अब ये विषुवत वृत्त के 60 डिग्री का क्या मतलब है? जैसे कि हमारी ये अर्थ है और यहाँ से ये 20 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 20 डिग्री, और ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक। अब क्या हो रहा है कि अगर हम इसको पृथ्वी को इस धुरी पर ऐसे मानते हैं तो उसका एक कच्छ समतल होता है। माना जाता है कि यहाँ पर इसको अगर पृथ्वी को हमने काट दिया इक्वेटर के लेके
ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, इसको ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से अगर हमने इसको कट कर दिया तो जो पृथ्वी का जो सेंटर है, इस सेंटर से इस सरफेस पर जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम 20 डिग्री या उस अक्षांश पे समांतर रेखा मानते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर कोई 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये होगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक। और अगर यही नीचे देखें, ये अगर एंगल 20 डिग्री है तो ये 20 डिग्री दक्षिणी होगा और ये 60 डिग्री दक्षिणी होगा। अगर यहाँ से ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो विषुवत वृत्त से, ठीक है, ये विषुवत वृत्त का एक सपोज ये मान लीजिए विषुवत वृत्त है और यहाँ से एंगल फॉर्म हो रहे हैं ऐसे करके ध्रुवों तक। यहाँ ध्रुवों पे कितना आ जाएगा 90 डिग्री, सेम ऐसे नीचे जाएगा, ठीक। अब थोड़ा यहाँ पे समझते हैं कि टेम्परेचर कैसे मॉनिटर होता है या टेम्परेचर पृथ्वी का कैसे प्रभावित होता है और उसके हिसाब से पृथ्वी पर ताप कटिबंध पाए जाते हैं, ठीक है। इन ताप कटिबंधों में तापमान कैसे प्रभावित होता है उसके लिए हम थोड़ा ये समझते हैं कि तापमान, ऊष्मा और इन तीव्रता कैसे रिलेट करती है आपस में। अब जैसे यहाँ पे हमने टार्च लिया है, एक ही टार्च है दोनों, ठीक, दोनों में सेम प्रकाश है, सेम ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्लैट है, लंबवत है। लंबवत होने की वजह से क्या हो रहा है, ये एरिया इसकी तुलना में कम है, तो एरिया कम हो गया, ये अगर कम हो गया तो तीव्रता बढ़ जाएगी क्योंकि ऊष्मा की मात्रा तो दोनों सेम है, टार्च एक है। यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है क्योंकि ये टिल्ट है, इसलिए एरिया बढ़ेगा और यहाँ पर इंटेंसिटी कम होगी। पृथ्वी में भी ऐसा ही होता है। जैसे अगर हम ये देखें तो ये अगर हमारा इक्वेटर है तो इक्वेटर पे हमको या विषुवत पे हमको इस तरह से लाइट मिलती है, लगभग परपेंडिकुलर, और सेम लाइट हम जब यहाँ देखते हैं तो हमको तिरछा मिलती है। तो तिरछा होने की वजह से ये जो एरिया है वहाँ पर तापमान कम रहता है। अब समझते हैं, ये जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर ये देखो मेंशन है शीतोष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किरणें सूर्य की तिरछी पड़ रही हैं, ठीक, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। अभी जैसे जैसे ऊपर जाएगा तिरछी हो जाएगी और यहाँ पर पहुँचकर ये क्षैतिज हो जाएंगी, मतलब सरफेस ये है और किरणें भी ऐसे ही जा रही हैं, ठीक है, ये रेज भी ऐसे जा रही हैं, ये सरफेस है, इसलिए वहाँ पर ठंडी होती है, वहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तापमान के हिसाब से इनको कटिबंध बांटे गए हैं। ये है हमारा उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कितना कितना रहता है? उष्ण कटिबंध होता है 23 डिग्री उत्तरी से लेके 23 डिग्री एंड हाफ दक्षिणी। इसके मध्य में ही उष्ण कटिबंधी होता है। यहाँ पर सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, सूर्यातप, ठीक है। अर्थात इस पूरे में जो भी हमारे साल भर में मौसम में परिवर्तन होता है और सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो गति करता है, इस गति के दौरान पूरे साल में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अक्षांश पर सिर के ठीक ऊपर होता है, अर्थात यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट प्राप्त होती है इस पूरे एरिया में। तो सर्वाधिक टेम्परेचर यहाँ पाया। इस एरिया में किरणें तिरछी हो जा रही हैं, इस एरिया में किरणें तिरछी हो जा रही हैं, तो इसको बोलेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, इसको बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर भी सूर्य की किरणें क्या है, क्षैतिज हो जा रही हैं, तो ये हो गया शीत कटिबंध। उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी व्रत से उत्तरी ध्रुव की ओर 66 डिग्री एंड हाफ डिग्री से 90 डिग्री के मध्य, ठीक है। ये शीत कटिबंध, ये शीत कटिबंध, ठीक। अभी हम समझ गए कि शीत कटिबंध क्या होते हैं, ताप कटिबंध क्या होते हैं। ताप कटिबंध के 3 भाग हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अभी समझते हैं कि देशांतर क्या है। देशांतर रेखाएं, जैसे सपोज मान लो कि हमें किसी बॉल पे कोई पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ है, तो इसके लिए केवल ये लाइनें तो पर्याप्त नहीं होंगी,
उसके लिए हमें वर्टिकल लाइनें भी ज़रूरी होंगी ताकि हम यहाँ पर एक ग्रिड सी आकृति बना सकें। ठीक है, ये ग्रिड कहते हैं इसको। तो सेम ग्रिड हम लोगों ने काल्पनिक ग्रिड बनाया है पृथ्वी पर ताकि हम किसी एक स्थान के लोकेशन को सही माप कर सकें कि वो है कहाँ। ठीक, अब इन देशांतरों को, ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये अर्धवृत्त हैं, मतलब ये सपोज उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ से ये से वर्क है, ये अर्धवृत्त है। ठीक, ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। अब इन देशांतर रेखाओं में बीच की जो दूरी होती है सबसे ज़्यादा, दोनों देशांतरों के बीच की दूरी कहाँ होगी? विषुवत पर। और जैसे ही विषुवत से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ये दूरी जैसे घटती चली जा रही है और यहाँ पर एक दूसरे से मिल जाएंगी। सेम नीचे होगा, ये घटती चली जाएंगी और दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाएंगी। ठीक, अब जैसे विषुवत पे तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि विषुवत सबसे बड़ा है, ग्रेट सर्किल है। उसके ऊपर जैसे जाएंगे सर्किल छोटे होते जाएंगे, तो हमने इसको एक रेफरेंस मान लिया 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री इक्वेटर। लेकिन देशांतर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं क्योंकि सारे देशांतर एक जैसे दिखते थे। तो हम कैसे किसी को 0 माने, कैसे किसी को नंबर्स दें, डिग्री दे, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? तो उसके लिए हम ब्रिटेन में एक ग्रीनिच वेधशाला थी, राजकीय वेधशाला स्थित है, और वहाँ से जो गुजरने वाली जो लाइन है, ठीक है, सपोज़ ये हमने 0 है प्रमुख यहाँ में उत्तर, यहाँ पर ये ब्रिटेन है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीनिच है, ये ग्रीनिच से गुजरने वाली लाइन को हमने मान लिया कि ये 0 है। अब ये 0 है तो अब 0 से पीछे इसके बैकग्राउंड जाएंगे, तो 0 से जब इधर जाएंगे तो इसको बोलेंगे पूर्व, 0 से जब इधर जाएंगे तो इसको बोलेंगे पश्चिम। ठीक, तो ये जो लाइन है इसके पीछे भी एक सर्किल बनाती है। सपोज़ ये पूरा ऐसे वर्टिकल सर्किल बनता है। अब इस सर्किल की वजह से क्या हो रहा है? पूरी की पूरी अर्थ 2 गोलार्धों में बढ़ जा रही है, तो इसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, समझ में आया? अब गोलार्ध पर अक्षांश रेखाओं एवं समांतरों की एक बनी ग्रिड। ठीक है, ये ग्रिड बनी हुई है, देख रहे हैं आप। ठीक, ये अक्षांश रेखाएं भी हैं, ये वाली, और ये वाली देशांतर रेखाएं भी हैं। ठीक, अब हम ये समझते हैं कि थोड़ा और आगे चलते हैं फिर बताते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर लैंड मास सबसे ज़्यादा है, मतलब थल की मात्रा इसकी तुलना में ज़्यादा है। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है थली गोलार्ध या लैंड हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को वाटर हेमिस्फीयर भी कहते हैं। एक नया टर्म है जो इंसर्ट इसमें नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बताया आप लोगों को। देशांतर और समय, समय को मापने के लिए क्या है? सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की जो गति होती है उसको समय मापन हम उससे करते हैं। अब सूर्योदय सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, ये तो सबको ही पता है। अब पहले क्या होता था कि जब हमारे पास घड़ी नहीं थी मॉनिटर करने के लिए समय, तो पुराने समय में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग सूर्य से परछाई का मापन करके समय का आकलन कर लेते थे। सपोज़ यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक, ये पूर्व में निकला, तो इस समय क्या हो रहा है? यहाँ पर शैडो, अभी ये है, ये शैडो है, ठीक, यहाँ तक। अब ये जैसे यहाँ जाएगा, ठीक, ये ए शैडो है, तो जब यहाँ जाएगा तो इसकी जो शैडो बनेगी, ये यहाँ से यहाँ आया, इसकी शैडो बनेगी, ये कम होती जाएगी, और जब ये ऊपर आ जाएगा तो इसकी शैडो कितनी होगी? न्यूनतम यही पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक, तो ये जब न्यूनतम होता है तो इसको बोलते हैं दोपहर, मतलब एग्जैक्टली आपके पास 12 बज गए हैं दोपहर के। ठीक, और ये सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह जब सूर्योदय होता है तब हमारी जो परछाई होती है, शैडो होती है, वो सबसे लंबी होती है। सेम वे अगर ये सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त होने के टाइम पे इनकी जो शैडो है ये भी काफ़ी लंबी पड़ेगी। ठीक, तो हम ये इस तरह से ये पूरे का हम आकलन लगा सकते हैं कि सुबह
सूर्यास्त सपोज मान लो 6 बजे हुआ तो मतलब सूर्योदय सुबह 6 बजे हुआ तो शाम को सूर्यास्त 6 बजकर शाम को हो रहा है। ठीक है, तो हमको इस बीच में टाइम पता चल जाता है कि कैसे हुआ। रात को हम कैसे पता करते हैं? रात को हम लोग पता करते हैं जो हमारा ध्रुव तारा है और सप्तऋषि, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उससे हम पता करते हैं। ठीक, अब देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं, देशांतर और अक्षांशों में अंतर क्या होता है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं में अंतर देख लीजिए। ये देशांतर रेखाओं की लेंथ कितनी होती है? समान। इसमें कितना होता है? इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि विषुवत वृत्त जो है सबसे बड़ा होता है, उससे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो कम होगी, नीचे जाएंगे तो कम होगी। ठीक, इनमें ये ध्रुवों की तरफ इनका अंतर कम होता है, इनके मध्य अंतर कम होगा, और इसमें क्या होगा? ध्रुवों की तरफ वृत्त कम होंगे, वृत्त छोटा होता जाता है। ठीक, अक्षांशीय वृत्त छोटा होता जाता है। ठीक, ये समझ में आया? अब अक्षांश की जो रेखाएं हैं इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा समान रहती है, इसकी डिस्टेंस वैरी करती है। ठीक है, अब हम निकालते हैं देशांतर और समय का मापन। अब देशांतर रेखाएं क्या हो रहा है? 0 से लेके इस तरफ अगर जाएंगे पूर्व की तरफ तो ये 180 डिग्री तक जाएगा, इधर से जाएंगे तो ये 180 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, तो जब पूर्व की तरफ जाएंगे तो उसको बोलेंगे, जैसे सपोज मान लो कि 50 डिग्री पूर्व या ईस्ट, या इस तरफ जाएंगे तो 50 डिग्री पश्चिम या वेस्ट। ठीक, ये करेंगे। अब ये जो हमारी 1 डिग्री 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, मतलब पूर्व और पश्चिम, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, ये दोनों लाइनें सेम होती हैं। ठीक है, अभी देखेंगे। अब क्या हो रहा है कि जब हम पूरा अर्थ को एक धुरी में चक्कर काटने में, जैसे एक देशांतर से दोबारा उसी देशांतर पर वापस आने के लिए, या मान लो कि पृथ्वी अपना घूर्णन जो है 24 घंटे में कंप्लीट करती है, तो घूर्णन कंप्लीट करने का मतलब ये है कि किसी एक निश्चित देशांतर पर दोबारा आने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 24 घंटे लग रहे हैं। तो पृथ्वी का जैसे पूरा देशांतर नापा तो ये पूरा कितना डिग्री कवर कर रहा है? 360 डिग्री ट्रेवल कर रहा है। 360 डिग्री ट्रेवल करेगा कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो 15 डिग्री ट्रेवल कितना हुआ? 1 घंटे में। और 7.5 डिग्री इसका हाफ करोगे 15 का, तो ये हो जाएगा 30 मिनट। ठीक, अब टाइम जोन देखते हैं, टाइम जोन गैप। ठीक, देशांतर रेखाएं समय के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। जैसे कि सपोज मान लो ये कोई देश है, इसका विस्तार, जैसे इंडिया का विस्तार देख लेते हैं, ये हमारा भारत है। ठीक, ये भारत है, तो ये 68 पे है, 68 डिग्री लगभग यहाँ से शुरू होता है, 68 डिग्री ईस्ट या पूर्व, या 97 डिग्री ईस्ट। ठीक, अब इसके बीच में लगभग डिस्टेंस कितना आ रहा है? 30 डिग्री देशांतर का। 30 डिग्री देशांतर मतलब हमने अभी ऊपर देखा कि 15 डिग्री देशांतर पे 1 घंटा, तो 30 डिग्री देशांतर पे 2 घंटे का डिफरेंस। मतलब यहाँ पर अगर सुबह 6 बजे सूर्य निकलता है, ठीक है, सुबह 6 AM अगर सूर्य निकलता है तो यहाँ पर कब निकलेगा? 8 बजे। ठीक, सूर्योदय होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, या और देश क्या करते हैं, बिल्कुल इसका एवरेज ले लेते हैं। तो इसका जो बिल्कुल बीचों बीच जो हमारे स्टैंडर्ड लाइन जाती है उसको हम लोग अपना मानक समय मान लेते हैं। जैसे इंडिया का मानक समय माना गया है 83 डिग्री एंड हाफ ईस्ट। ठीक, ये बिल्कुल बीचों बीच इंडिया से निकलता है। तो ये समय इंडिया में हम लोग मानते हैं पूरे, चाहे वो यहाँ हो या यहाँ हो, हर जगह हमें इसको यही टाइम लेना पड़ेगा जो यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे मानक टाइम और इसको बोलेंगे लोकल टाइम। ठीक,
मानक टाइम क्या होगा, मानक समय ये होगा कि हमने जो मानक यामी उत्तर माना है उसके हिसाब से जो समय आ रहा है वो मानक समय है। लोकल टाइम क्या होता है, लोकल टाइम डिसाइड होता है वहाँ के सूर्य के सूर्योदय के द्वारा, ये वहाँ का लोकल टाइम डिसाइड होता है। ठीक, अब इससे क्या होता है, इससे डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस इस सेंस में होता है कि यहाँ पर अगर मान लो कि 5 बजे 6 बजे सूर्य निकल रहा है, तो 8 बजे अगर हम ऑफिस जा रहे हैं या 9 बजे हमारा ऑफिस खुल रहा है तो 9 बजे तक परफेक्ट लाइट आ जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमने ऑफिस का टाइम 9 बजे दिया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 8 बजे ही सूर्योदय हुआ है, तो उतना रोशनी नहीं आ पाएगी जितनी 9 बजे चाहिए होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, सूर्य की रोशनी सुबह तो हमें मिल जाएगी, लेकिन लास्ट में शाम को जो हमारा डूबने का टाइम होगा, अगर 6 बजे 6 PM पे डूबना हो रहा होगा तो वहाँ पर एक्चुअल कब डूब जाएगा, ये डूब जाएगा केवल कब, 4 AM। ठीक है, 4 AM में इनका टाइम हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर रात को जो है हमारा एयर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये मानक समय हम लोगों को परिवर्तन करने के लिए मांग की जा रही है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जोन से, ताकि हम उसको इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन को या और भी मतलब सूर्य की ऊर्जा का हम सही उपयोग कर सकें। भारत के अलावा भी और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मानक समय में बहुत अंतर पाया जाता है। इसी तरह एक टर्म देख लेते हैं जिसको बोलते हैं डे लाइट सेविंग। डे लाइट सेविंग, ठीक है, ज़्यादातर इसको वही देश करते हैं जो शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। जैसे कि मैप में हम देखते हैं कि ये USA, कनाडा और यहाँ पर यूरोप में जर्मनी, स्पेन, फ्रांस। ठीक है, ये वाला जो एरिया, यहाँ वाले लोग अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम अपना इलेक्ट्रिक बिल कम करें और सूर्य की ऊर्जा से ही अपना काम करें। तो ये करते क्या हैं, ये करते हैं अप्रैल के महीने में, जो अप्रैल है, अप्रैल का जो फर्स्ट संडे होता है, फर्स्ट संडे, तो फर्स्ट संडे को क्या करेंगे, 1 घंटा अपना टाइम बढ़ा देंगे। ठीक है, और जब अक्टूबर का लास्ट संडे आएगा तो वहाँ पर हम अपना टाइम 1 घंटा घटा देंगे। ठीक है, इससे हम वो लोग अपना सूर्य की रोशनी का सही उपयोग कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं रूस इतना बड़ा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें मानक समयों में अंतर है। मानक समय का अंतर करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सूर्योदय का टाइम अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, तो उसकी वजह से यहाँ के कामकाज में, यहाँ के प्रशासन में परिवर्तन ना हो, एकरूपता आ जाए, इस वजह से मानक समय में अंतर किया जाता है। तो जितना ज़्यादा देशांतरी विस्तार उतना ज़्यादा वहाँ पर टाइम जोन होने के चांसेस होते हैं। तो टाइम जोन गैप ये नॉर्मली 7 डिग्री 30 मिनट के अनुरूप होता है, जिसको 30 मिनट का अंतर माना जाता है। ठीक है, और हम ये समझते हैं GMT क्या होता है, UTC क्या होता है। UTC बेसिकली क्या है कि फ्रांस का जो प्रसारण टाइम है उस टाइम को लिया जाता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल टाइम C। ठीक है, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। GMT क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये नॉर्मल टाइम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये वहाँ का टाइम है जहाँ पर विश्व जो प्रमुख यामी उत्तर है वहाँ से प्रास करती है, जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जैसे कि यहाँ पे इंग्लैंड के पास से यहाँ से प्रास कर रही है, तो इसको बोलेंगे क्या, ये है प्राइम मेरिडियन। ठीक, अब ये समझते हैं कि इसमें अंतर टाइम जोन में कैसे है। जैसे इंडिया को देखें, इंडिया कितना अंतर है यहाँ से, 5 डिग्री 5 घंटे का और 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है प्लस। अब इधर से जब हम ग्रीनविच से पूर्व की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा,
और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम घटेगा। ठीक है, ये घटेगा क्यों, बढ़ेगा क्यों? बढ़ेगा इसलिए क्योंकि सूर्योदय किधर से हो रहा है, ईस्ट साइड से, और जा किधर रहा है, वेस्ट साइड से। और पृथ्वी किधर ट्रेवल कर रही है, पृथ्वी ट्रेवल कर रही है ईस्ट वेस्ट। तो पहले सूर्य कहाँ उगेगा, पूर्व साइड, और फिर उगेगा पश्चिम साइड पे। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। अब भारत में 5 डिग्री 30 मिनट का अंतर है टाइम का। और यहाँ कितना अंतर है, बांग्लादेश हमारा जो है, बांग्लादेश में कितना है, 30 मिनट और ऐड कर दिया गया। मतलब यहाँ पर 7 डिग्री 30 मिनट का डिफरेंस है। तो कितना हो गया, यहाँ पर +6 होगा GMT से। और पाकिस्तान में 30 डिग्री माइनस है, तो 5 आवर्स का डिफरेंस होगा। ठीक, तो सपोज़ अगर ब्रिटेन में दोपहर को 12 बजा हुआ है, ठीक है, 12 PM है दोपहर को ब्रिटेन में, तो इंडिया में कितना होगा, इंडिया का देशांतर कितना अंतर है, 82.5 डिग्री। ये कितना हो गया, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 75 डिग्री में 5 घंटे। और अगर इस 75 डिग्री को इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 डिग्री 30 मिनट्स, जो कि होता है 30 मिनट। तो कितना अंतर है, +5 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक, तो अगर वहाँ पे 12 बजा हुआ है तो यहाँ पर कितना बजेगा, 12 से ऐड करेंगे तो 17:30 मिनट। अब 17 का मतलब क्या है, 24 घंटे की जो घड़ी होती हैं, जो रेलवे वगैरह में हम लोग टाइम देखते हैं, वहाँ पर ये टाइम होता है। और इसको अगर AM PM में देखेंगे तो ये बचेगा 5:30 PM। ठीक, ये समझ में आया। अब थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं, कोई छोटा तो नहीं है। हाँ, वैसे ये सारा चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। थोड़ा आगे देखते हैं। अब ये टाइम जोन हमने कर लिया। अब यहाँ पर ये देखते हैं डेट लाइन क्या है। अब ये डेट लाइन वही है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, 80 डिग्री 180 डिग्री ईस्ट वाली और 180 डिग्री वेस्ट वाली। अब यहाँ पर इस तरफ क्या है, ठीक है, ये पूर्व है, पूर्व है, ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं तो ये पश्चिम गोलार्ध यहाँ पे एंड हो जा रहा है, ठीक, और यहाँ से पूर्वी गोलार्ध एंड हो रहा है, मिल रहा है। तो अगर हम पश्चिम गोलार्ध से पूर्व गोलार्ध की तरफ एंट्री करते हैं, पश्चिम से अगर हम पूर्व गोलार्ध की तरफ एंट्री करते हैं तो क्या होगा, +24 आवर्स, मतलब एक दिन बढ़ जाएगा। अगर यहाँ संडे था तो मंडे हो जाएगा, ठीक। और अगर हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ एंट्री कर रहे हैं, ठीक, पश्चिमी गोलार्ध की तरफ एंट्री कर रहे हैं तो क्या होगा, 24 घंटे माइनस हो जाएंगे। जब माइनस हो जाएंगे तो अगर यहाँ पर पहले संडे था जब हम एंट्री कर रहे थे तो उधर क्या हो जाएगा, सैटरडे, शनिवार, ठीक। अब ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, तो जो छोटे छोटे द्वीप थे यहाँ पर, और ये जो आइलैंड है, और यहाँ पे बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सही तरह से रखने के लिए हमें एक ही टाइम जोन चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ एक डीप आइलैंड यहाँ, एक आइलैंड यहाँ, एक आइलैंड यहाँ, एक यहाँ है। तो अब क्या होगा, इनमें आधे में अलग टाइम चल रहा है, आधे में अलग टाइम चल रहा है। तो इन लोगों ने कहा कि हमारे जो आइलैंड्स हैं उन सब को ऐसे क्रॉस करके निकालिए। जैसे ये तिरछा है तो यहाँ पर कुछ है आइलैंड, तो सारा का सारा इस तरफ आ गया, ठीक, या यहाँ पर है तो सारा का सारा इस तरफ आ गया। तो ऐसे करके टिल्ट करके उन लोगों ने सारे डायरेक्शन को शुरू किया, मतलब ये चेंज किया
ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन सही से हो सके और एक ही टाइम जोन वो लोग फॉलो कर सकें। ठीक, अब ये हम लोगों ने डिसाइड समझ लिया था, ये टाइम कैलकुलेशन है, ये ऑलरेडी है। अब ये इंडिया का बताया गया है। इंडिया कितना 68 डिग्री ईस्ट जो है 97 डिग्री ईस्ट तक है, और ये इसका मानक टाइम उत्तर है जहाँ से हम लोग टाइम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक चीज़ और बताना था कि ये 30 डिग्री का डिफरेंस होने की वजह से गुजरात जो है हमारा और जो अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब थोड़ा इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेते हैं। प्रमुख यामी उत्तर हम लोगों ने बताया, प्रमुख यामी उत्तर कहाँ है, 0 डिग्री पे। ठीक, कहाँ से निकलती है, ग्रीनविच से। ठीक, शीत कटिबंध क्या हो रहा है, किसके नज़दीक पूछ रहा है, किसके नज़दीक होगा, यहाँ पर ठंड होती है, लाइनें सूर्य की किरणें क्षैतिज पड़ती हैं, तो कहाँ होगा, ध्रुवों के पास होगा। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 360। ठीक, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ है, स्थित है, कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ठीक, ग्रिड नुमा आकृति जिसे हमने आगे पहले ही समझा है, इसका है अक्षांश और देशांतरों का जो ऐसे ग्रिड प्राप्त होता है हमको, उसको बोलते हैं ग्रिड आकृति। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर बाद में देखेंगे। धन्यवाद।